नमस्कार दोस्तों, पैंथर अकेडमी में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। उम्मीद है आप सारे लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी सफलता के लिए निश्चित रूप से प्रयासरत होंगे। मैं आपका दोस्त दैनिक समसामयिकी की सीरीज लेकर आपके बीच में उपस्थित हूं। आज का क्लास जो स्पेशल होने वाला है, क्योंकि हम लोग सप्ताह भर के महत्वपूर्ण प्रश्नों का रिवीजन वीकली रिवीजन के रूप में करने वाले हैं और महत्वपूर्ण बिंदुओं को हम लोग रिकॉल कर लेंगे। इसका एकमात्र उद्देश्य है कि आने वाली परीक्षाएं जब भी हो वहां से हमारे प्रश्न गलत ना हो। तो इसी क्रम में सिर्फ आपसे गुजारिश रहेगी कि आप सेशन में शुरुआत से लेकर अंत तक बने रहें। यह सेशन आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। डेली की तरह आपको ऊर्जावान बनाए रखने के लिए, आपके अंदर सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह बना रहे, हम लोग सेशन की शुरुआत 2 शब्द मोटिवेशनल कोट से करना चाहेंगे। देखिए दिया गया, कई जीत बाकी है, कई हार बाकी है, अभी तो जिंदगी का सार बाकी है, यहां से चले हैं नई मंजिल के लिए, यह तो किताब का एक पन्ना था, अभी पूरी किताब बाकी है। मतलब असफलता ही आपका अंत नहीं है। यकीन मानिए, अगर आप निरंतर प्रयास करते रहे, असफलताओं से सीख लेते रहे, तो सफलता आपसे दूर रहने वाली नहीं है। आइए हम लोग सेशन की शुरुआत करें और देखें महत्वपूर्ण प्रश्नों का यह सीरीज। देखिए दिया गया है, प्रतिवर्ष राष्ट्रीय विधिक सेवा दिवस कब मनाया जाता है? तो यह 9 नवंबर को मनाया जाता है। साथ ही साथ 2 प्रश्न और याद रखेंगे। अगर आपसे पूछा जाए कि भारत के पहले विधि आयोग के अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया था, तो आप जरूर इसे याद रखेंगे, लॉर्ड मैकाले को नियुक्त किया गया था। और अगर भारत का पूछा जाए स्वतंत्रता के बाद, तो एमसी शीतलवाड़ जी को नियुक्त किया गया था। और हाल ही में भारत के 22वें विधि आयोग के अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है, तो आपको याद रखना है ऋतुराज अवस्थी। कौन है मित्रों? ऋतुराज अवस्थी जी को नियुक्त किया गया है। यहां से प्रश्न यह भी पूछा जाता है कि विधि आयोग का गठन किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में हुआ था, तो आपको याद रखना है लॉर्ड विलियम बेंटिंक। कौन? लॉर्ड विलियम बेंटिंक के समय में या विधि आयोग का गठन किया गया था। यह 1828 से लेकर 1834 इनका कार्यकाल रहा है। साथ ही साथ सती प्रथा का अंत भी किसके कार्यकाल में हुआ था, तो लॉर्ड विलियम बेंटिंक के शासनकाल में हुआ था। आइए दूसरे प्रश्न को देखें। अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न यह भी है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहां स्टैच्यू ऑफ प्रॉस्पेरिटी का अनावरण किया है, तो यह बेंगलुरु शहर के, आपको याद रखना है, कैंपेगौड़ा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा परिसर में स्थापना किया गया है। किसका? स्टैच्यू ऑफ प्रॉस्पेरिटी। अब सबसे पहला प्रश्न यही पूछा जा सकता है कि स्टैच्यू ऑफ प्रॉस्पेरिटी किससे संबंधित है, तो नाथ प्रभु कैंपेगौड़ा जो कि विजयनगर शासकों में शामिल थे। और आपको ध्यान रखना है कि इनकी ही मूर्ति है, 108 फीट की लंबी मूर्ति है। और इसका डिजाइन किसके द्वारा किया गया है, तो रामजी वनजी सुतार, जिन्होंने स्टैच्यू ऑफ यूनिटी का डिजाइन किया था, इन्हीं के द्वारा इसका क्या किया गया है, डिजाइन किया गया है। एक प्रश्न और भी यहां ध्यान रखें आप मित्रों, आपसे पूछा जा सकता है कि बेंगलोर शहर की स्थापना किसके द्वारा किया गया था, तो नाथ प्रभु कैंपेगौड़ा के द्वारा किया गया था। और इन्हीं के द्वारा पैगोडा नामक सिक्का चलाया गया था। कौन सा सिक्का? पैगोडा नामक सिक्का चलाया गया था। अब मूर्तियों से संबंधित बात हो रही है, तो आपको जरूर रिकॉल कर लेना है यही कि स्टैच्यू ऑफ यूनिटी कहां पर स्थापित किया गया था और विश्व की सबसे बड़ी मूर्ति किसकी है, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की है और वह स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के नाम से जानी जाती है। अगर बात करें स्टैच्यू ऑफ यूटिलिटी की, तो आप याद रखें हैदराबाद में स्थापित किया गया है और संत रामानुजाचार्य जी की मूर्ति है। और इसका उद्घाटन भी किसने? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया गया था। अगर हम बात करें स्टैच्यू ऑफ पीस की, तो जैन मुनि से संबंधित है और यह राजस्थान में स्थापित किया गया है। और स्टैच्यू ऑफ नॉलेज की बात कर लें, तो यह महाराष्ट्र में स्थापित किया गया है, वी.आर. अंबेडकर जी की मूर्ति है। इसी परिप्रेक्ष्य में भगवान शिव की विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा कहां स्थापित की गई है, तो राजसमंद में स्थापित किया गया है, जो कि राजस्थान राज्य में है। और इसका नाम क्या है? विश्वास स्वरूपम जो है इसका नाम है। आइए इसी क्रम में हम लोग अगला प्रश्न देख लें। हाल ही में चर्चा में रहा कौन सा भारतीय
भारतीय राज्य जिसने गरीब पिछड़े वर्ग के आरक्षण के लिए 77% आरक्षण बढ़ा दिया है, तो यह झारखंड होगा। झारखंड की राजधानी क्या है? रांची। क्या है दोस्तों? रांची है। और यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है? तो आपको याद रखना है हेमंत सोरेन। हेमंत सोरेन जी जो हैं यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। और रमेश वैश्य जी जो हैं यहाँ के राज्यपाल हैं। अब झारखंड के बारे में आपको जरूर याद रखना है कि इसका स्थापना कब हुआ था, तो ध्यान रखें 15 नवंबर सन 2000 में झारखंड की स्थापना की गई थी। यह भी अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न है। अब यहां आरक्षण की बात है तो कितना प्रतिशत दर रखा गया है, तो आप याद रखेंगे एससी जो है ये 12%, एसटी की बात करें 28%, साथ ही साथ ईडब्ल्यूएस जो है अतिरिक्त या 10%, साथ ही साथ ईबीएस जो है अति पिछड़ा वर्ग जो है इसके लिए 15%, साथ ही साथ ओबीसी के लिए जो है ये 12% आरक्षण रखा गया है। और टोटल मिलाकर कितना रखा गया है, तो टोटल 77% रखा गया है। इसी क्रम में एक प्रश्न, विवादित प्रश्न रहा है यह भी, तो आपको जरूर याद रखना है कि किस से केस में यह कहा गया कि आरक्षण की दर 50% से अधिक नहीं होना चाहिए, तो इंदिरा साहनी केस है जो कि 1992 ईस्वी में आया था। अगर हम बात करें हाल ही में चर्चा में रहा है 103वां संविधान संशोधन। 103वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है, तो आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए कौन सा संविधान संशोधन है? 103वां संविधान संशोधन है जिसके द्वारा 10% अतिरिक्त आरक्षण दिए जाने की घोषणा की गई है। और हाल ही में 5 जजों की बेंच में 3 जजों की बेंच ने यहां इस संविधान संशोधन से सहमति व्यक्त की है, जबकि 2 जजों की बेंच ने असहमति व्यक्त की है। और इसमें मुख्यतः आपको ध्यान रखना है कि कौन 2 जज हैं, तो आपको याद रखना है कि उस समय के वर्तमान जो मुख्य न्यायाधीश भारत के थे यूयू ललित जी, साथ ही साथ रविंद्र भट्ट जी, इनके द्वारा असहमति व्यक्त की गई थी। और वर्तमान में भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन है, तो 50वें हैं डीवाई चंद्रचूड़ जी, जो कि भारत के मुख्य न्यायाधीश के रूप में हैं। अगला प्रश्न हम देख लें। अगला है हाल ही में कहां पर पीएम गति शक्ति मल्टी मॉडल जल मार्ग सम्मेलन का आयोजन किया गया, तो आप इस पॉइंट को जरूर ध्यान रखें। पीएम गति शक्ति अगर आप याद कर पा रहे हो दोस्तों, तो हम लोगों ने इसके बारे में बजट 2022 में भी पढ़ रखा है, क्योंकि बजट में ही इनका विस्तार किया गया है, या बजट में पीएम गति शक्ति मॉडल के बारे में बात की गई थी। यहां से पूछा जा सकता है कि पीएम गति शक्ति मॉडल की कितने स्तंभ बताए गए थे? 7 स्तंभ। और पीएम गति शक्ति पोर्टल सबसे पहले किस राज्य में प्रारंभ किया गया, तो गुजरात राज्य में प्रारंभ किया गया। यहां बात हो रही पीएम गति शक्ति मल्टी मॉडल जल मार्ग सम्मेलन, तो यह वाराणसी में आयोजन किया गया जो कि उत्तर प्रदेश का शहर है। साथ ही साथ आपको ध्यान रखना है यह किस मंत्रालय की पहल है, तो जल मार्ग और जहाज रानी मंत्रालय की पहल है। अब यहां पर ध्यान रखना है कि केंद्रीय मंत्री कौन है, तो सर्बानंद सोनोवाल जी जो हैं यहां इसके केंद्रीय मंत्री के रूप में हैं। इसी क्रम में आप सतत बने रहिए मित्रों। अगला है हाल ही में चर्चित ट्रेन वंदे भारत ट्रेन की 5वीं ट्रेन कहां से कहां तक के लिए प्रारंभ किया गया है, तो देखिए 5वां है, लेकिन आपको ध्यान रखना है चेन्नई से मैसूर। लेकिन अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए दोस्तों ऐसा कि दक्षिण भारत का पहला वंदे भारत ट्रेन कहां से कहां तक के लिए प्रारंभ किया गया है, तो आपका आंसर जो होगा यह चेन्नई से मैसूर होगा। यहां पर आपको ध्यान रखना है कि वंदे भारत ट्रेन को ही पहले किस नाम से जाना जाता था, ट्रेन 18 के नाम से जाना जाता था। और बजट में सत्र ये 2022-23 में कितनी ट्रेनों को प्रारंभ करने का लक्ष्य रखा गया है, तो 75 ट्रेनें। और पूरा जो बजट का सत्र है उस बजट के दौरान 400 वंदे भारत ट्रेनों को प्रारंभ करने की घोषणा की गई है। इसी परिप्रेक्ष्य में अगर हम बात करें कि पहला वंदे भारत ट्रेन कहां से कहां तक, तो दिल्ली से वाराणसी। कहां मित्रों, दिल्ली से वाराणसी के लिए प्रारंभ किया गया। अगर दूसरी की बात की जाए तो यह दिल्ली से कटरा के लिए प्रारंभ किया गया। अगर तीसरी की बात की जाए तो आपको याद रखना है गांधीनगर से कहां तक, मुंबई, गांधीनगर से मुंबई। और चौथी की बात की जाए तो हिमाचल प्रदेश के ऊना से दिल्ली के लिए। और ये 5वीं कहां से कहां तक के लिए प्रारंभ की गई है, चेन्नई से मैसूर के लिए, और दक्षिण भारत की पहली होगी।
किस कारखाने के द्वारा या किस कंपनी के द्वारा इसका निर्माण किया जा रहा है? तो इंटीग्रल कोच फैक्ट्री जो है इसके द्वारा ट्रेन 18 का निर्माण किया जा रहा है। अगर बात करें वर्तमान में भारत के रेलवे मंत्री कौन है, तो अश्विनी वैष्णव जी हैं, और सीईओ कौन है, तो विनय कुमार त्रिपाठी जी हैं। ये महत्वपूर्ण जानकारियां हैं, यकीन मानिए अगर यहां से प्रश्न आने वाले हैं तो आपके गलत होने नहीं चाहिए। आइए इसी क्रम में अगला देख लें, हाल ही में किसके द्वारा वीर नारियों के लिए एकल सुविधा के रूप में वीरांगना सेवा प्रारंभ किया गया? तो ये दिल्ली सरकार में प्रारंभ किया गया और रक्षा मंत्रालय की पहल है। आपको ध्यान रखना है यहां से जो वीरांगना नारियां हैं उनकी समस्याओं को लेकर तुरंत या त्वरित रूप से निदान देना इसका मुख्य लक्ष्य रखा गया है। आइए इसी क्रम में हम लोग अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला है, हाल ही में चर्चा में रहा दुनिया का सबसे ऊंचाई पर स्थित मतदान केंद्र तासीगंग कहां स्थित है? तो ये हिमाचल प्रदेश में स्थित है। अब हिमाचल प्रदेश की राजधानी क्या है? शिमला। क्या है मित्रों? शिमला है। और यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है? तो जयराम ठाकुर जी जो हैं यहाँ के मुख्यमंत्री हैं, और राजेंद्र आलेकर जो हैं यहाँ के क्या हैं? राज्यपाल हैं। और हिमाचल प्रदेश का गठन कब किया गया था? 1971 में किया गया था। साथ ही साथ आपको याद रखना हिमाचल प्रदेश से कि ये तासीगंग जो है ये दुनिया का या विश्व का सबसे ऊंचा मतदान केंद्र है, और यहीं पे उपचुनाव हुआ है हाल ही में। तो भारत के पहले मतदाता जिनका नाम श्याम शरण नेगी है, इन्होंने अपने 34वीं बार अपने मत का प्रयोग किया है। और आपको ध्यान रखना है हाल ही में इनका 106 वर्ष में इनका निधन भी हो गया है। अगर हम बात कर ले यहाँ हिमाचल प्रदेश से, तो आपसे दो दर्रों के बारे में पूछा जाता है कि रोहतांग दर्रा किस राज्य से संबंधित है या सिपकीला दर्रा किस राज्य से संबंधित है? तो इन दोनों दर्रों का संबंध जो हिमाचल प्रदेश से है, और रोहतांग दर्रे में ही अटल टनल निर्मित किया गया है, जो कि 2022 का बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर का अवार्ड किसे दिया गया है? तो अटल टनल को दिया गया है। और इसकी लंबाई कितना है? 9.02 किलोमीटर है। आपको भूलना नहीं है, इसको याद रखना है। अगला प्रश्न आपका है, हाल ही में किसे अखिल भारतीय रबड़ उद्योग परिसंघ का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो यहां सही आंसर होगा हमारा रमेश केजरीवाल जी को नियुक्त किया गया है। अगर हम बात करें रबड़ के बारे में मित्रों, तो महत्वपूर्ण जानकारी कि इसका जन्म स्थल कहां माना जाता है? तो अमेजन के जंगल में इनका जन्म माना जाता है। साथ ही साथ अगर हम बात करें कि विश्व में सबसे ज्यादा रबर उत्पादन कहां होता है? तो थाईलैंड में होता है। कहां होता है मित्रों? थाईलैंड में होता है। अगर भारत के परिप्रेक्ष्य में देख लें तो भारत में सबसे ज्यादा रबर का उत्पादन जो होता है ये केरल में होता है। ये महत्वपूर्ण फैक्ट है, आपको जरूर याद रखना है। इसी क्रम में हम लोग आगे बढ़े, अगला देख लें, हाल ही में किस रेलवे स्टेशन को 4 स्टार ईट राइट रेलवे स्टेशन का प्रमाणन से प्रमाणित किया गया? यहां देखिए हमारा जो सही विकल्प है ये भोपाल रेलवे है। ये कहां का शहर है? तो ये मध्य प्रदेश का शहर है। कहां का? मध्य प्रदेश का। अब रेलवे से परीक्षा कोई भी हो, रेलवे से प्रश्न जरूर बनते हैं। अब कौन से प्रश्न बनते हैं? आप अगर प्रश्न पत्र उठा के देखेंगे तो कुछ गिने चुने प्रश्न ऐसे हैं जो कि बार बार उसका स्वरूप परिवर्तित करके उन्हीं प्रश्नों को पूछा जाता है। अगर हम बात करें कम शब्दों में, तो आपको यहां ध्यान देना है, सबसे पहला प्रश्न पूछा जाता है रेल सेवा भारत में कब प्रारंभ हुई? तो 1853 ईस्वी में। किसके शासनकाल में? डलहौजी के शासनकाल में। और कहां से कहां तक? मुंबई से ठाणे के लिए। अगर हम बात करें यहां कि रेल सेवा या रेल बोर्ड का गठन किस आयोग की सिफारिश पर किया गया था? तो रॉबर्टसन आयोग की सिफारिश पर किया गया था। आपसे पूछा जाता है कि रेल बजट आम बजट से किसकी सिफारिश पर अलग किया गया? तो आपको ध्यान रखना है एडवर्थ कमीशन पर रेल बजट को आम बजट से अलग किया गया। परंतु आपसे दूसरा प्रश्न वही पूछा जाता है कि रेल बजट को आम बजट में किसकी सिफारिश पर शामिल किया गया? तो आपका आंसर बदल जाएगा। यहां जरूर याद रखें विवेक देवराय समिति की सिफारिश पर रेल बजट को आम बजट के साथ विलय किया गया। वर्तमान में भारत के रेलवे जोन कितना है? 18 रेलवे जोन है, आपको याद रखना है। यकीन मानिए ये सारे प्रश्न आपकी सफलता में कहीं ना कहीं मददगार जरूर साबित होंगे। इसी क्रम में हम लोग अगला देख लेते हैं, हाल ही में चर्चा में रहा सावेरन ग्रीन बॉन्ड
यहाँ साबिरान ग्रीन ब्रांड का संबंध किससे है? तो आपसे ऐसा भी प्रश्न पूछा जाता है कि साबिरान ग्रीन ब्रांड है क्या? तो यहाँ पर भारत के द्वारा पहली बार, पर्यावरण मंत्रालय के द्वारा पहली बार ऐसा ब्रांड प्रारंभ किया गया है जिससे प्राप्त धन का उपयोग जो है वो कहां किया जाएगा? नवीकरणीय ऊर्जा के रूप में, साथ ही साथ प्रदूषण के रोकथाम में, ग्रीन हाउस गैसों के प्रभाव को कम करने में इन सारे धन का प्रयोग किया जाना है। और इसे क्या नाम दिया गया है? साबिरान ग्रीन बॉन्ड का नाम से इसे जाना गया है। आपका आंसर जो है ये पर्यावरण की शुद्धता के लिए योगदान जो है इसका मुख्य कार्य है। आइए इसी क्रम में अगला देख लें। हाल ही में राष्ट्रीय पक्षी दिवस कब मनाया गया? तो हमारा आंसर जो है ये 12 नवंबर को राष्ट्रीय पक्षी दिवस के रूप में मनाया जाता है। साथ ही साथ 12 नवंबर को विश्व निमोनिया दिवस, विश्व निमोनिया दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। अगर आपसे पूछा जाए कि पक्षियों के अध्ययन को क्या कहा जाता है तो ऑर्निथोलॉजी जो है ये पक्षियों के अध्ययन को कहा जाता है, आपको याद रखना है। इसी क्रम में हम लोग देखें अगला है, हाल ही में चर्चा में रहा T20 पुरुष वर्ल्ड कप 2022। अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न है, यहां से प्रश्न बनने की संभावना प्रबल है। आप इनके महत्वपूर्ण बिंदुओं को पुनः रिवाइज कर लीजिए और नोट डाउन कर लीजिए। तो यहां जो विजेता देश रहा है ये कौन रहा है? इंग्लैंड रहा है। सबसे पहले हम जाने कि T20 जो वर्ल्ड कप है इसकी शुरुआत कब से हुई? 2007 से। और पहला विजेता कौन रहा? तो भारत पहला विजेता के रूप में रहा। अगर हम बात करें यह संस्करण कौन था? 8वां था। इसका आयोजन कहां किया गया था? तो इसका आयोजन ऑस्ट्रेलिया में किया गया था। कहां किया गया था? ऑस्ट्रेलिया में किया गया था। और विजेता टीम इंग्लैंड रही, उप विजेता भी ध्यान रखना है पाकिस्तान रहा। कौन रहा? पाकिस्तान रहा। अब इंग्लैंड 2010 में भी इस खिताब को जीत चुका है और ये 2022 में इसका दूसरा खिताब होगा, ऐसा भी प्रश्न पूछा जा सकता है। और अगर हम बात करें यहां एक महत्वपूर्ण जानकारी के रूप में, टूर्नामेंट ऑफ द क्रिकेटर के रूप में किसे चुना गया है? तो इंग्लैंड के ही स्पिनर गेंदबाज हैं जिनका नाम है शेन करन। क्या है? शेन करन है। इनको चुना गया है टूर्नामेंट ऑफ द क्रिकेटर के रूप में। साथ ही साथ आपको याद रखना है हाल ही में आईसीसी के द्वारा प्लेयर ऑफ द मंथ के रूप में चुना गया है। किसे चुना गया है? तो अक्टूबर माह के प्लेयर ऑफ द मंथ के रूप में विराट कोहली को चुना गया है और महिला के रूप में निदा डार जो कि पाकिस्तान की महिला क्रिकेटर हैं उनको चुना गया है। आइए इसी क्रम में अगला देखें। अगला है, हाल ही में चर्चा में रहा अंतरराष्ट्रीय व्यापार मेले का आयोजन कहां किया जाएगा? तो यहां देखिए ये दिल्ली में इसका आयोजन किया गया है। अब आपको ध्यान रखना है कि अंतरराष्ट्रीय व्यापार मेले का आयोजन कहां किया गया था? तो दिल्ली में इसका आयोजन किया गया था। अगला आपका है, हाल ही में आईसीसी के अध्यक्ष के रूप में दोबारा किसे चुना गया? तो ग्रेग वर्कले को चुना गया है। अब आईसीसी से संबंधित महत्वपूर्ण फैक्ट हम रिकॉल कर लें। बात करें इसके फुल फॉर्म की तो इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल इसका फुल फॉर्म है और इसका गठन 1909 ईस्वी, कब? 1909 ईस्वी में। और इसका मुख्यालय कहां है? दुबई में। कहां है? दुबई में है। और इसके वर्तमान में 12 कार्यकाल के लिए चुने गए हैं ग्रेग वर्कले। ये किस देश से संबंधित है? यह भी महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो ये न्यूजीलैंड, कहां मित्रों? न्यूजीलैंड के हैं। आपको याद रखना है न्यूजीलैंड की राजधानी क्या है? वेलिंगटन जो है न्यूजीलैंड की राजधानी है। अगला है आपका, हाल ही में चर्चा में रहा देश का पहला मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क कहां स्थापित किया जा रहा है? तो ये चेन्नई में स्थापित किया जा रहा है। अब ये देश का पहला है। क्या है? देश का पहला है, इसी कारण ये चर्चा में है। आपको जरूर ध्यान रखना है। चेन्नई राजधानी किसकी है? तो आपको याद रखना है चेन्नई तमिलनाडु राज्य की राजधानी क्या है? चेन्नई है। यहीं पे आपको याद रखना है 44वां शतरंज ओलंपियाड का आयोजन कहां किया गया था? तो चेन्नई में। इसका शुभंकर क्या था? तुम्बी था। विजेता देश कौन रहा है? तो उज्बेकिस्तान रहा है। साथ ही साथ फीडे के उपाध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो विश्वनाथन आनंद जी को नियुक्त किया गया है। आइए अगले प्रश्न को देखें। हाल ही में भारत का पहला भारतीय जैविक डेटा केंद्र, अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न यह भी है, कहां पर स्थापना किया गया है? तो ये फरीदाबाद। अब फरीदाबाद के बारे में जाने तो ये हरियाणा राज्य का शहर है। कहां का? हरियाणा राज्य का शहर है और भारत का पहला जैविक डेटा सेंटर केंद्र है। इसका उद्घाटन किया गया। हरियाणा का गठन 1 नवंबर 1966 ईस्वी में होता है और इसके वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन है? तो आपको याद रखना है मनोहर लाल खट्टर जी हैं और बंडारू दत्तात्रेय जी जो हैं यहाँ के राज्यपाल के रूप में हैं। आपसे पूछा जाता है कि भारत में सबसे कम लिंगानुपात
किस राज्य का है? तो सबसे कम लिंगानुपात जो है, ये लिंगानुपात जो है ये सबसे कम कहां है? तो ये हरियाणा राज्य में है। आपसे ऐसा भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि वनों को क्षेत्रफल के आधार पर वन का क्षेत्रफल सबसे ज्यादा सबसे कम किस राज्य में है? तो वनों का क्षेत्रफल भी सबसे कम कहां है? हरियाणा राज्य में है। यह भी याद रखना है। हाल ही में खेलो इंडिया यूथ गेम का चौथा संस्करण का आयोजन किया गया था। कहां? हरियाणा के पंचकुला में। और पांचवा कहां होगा? तो मध्य प्रदेश के 6 शहरों में इसका आयोजन किया जाना है। ये महत्वपूर्ण जानकारियां हैं हरियाणा से। जबकि आपको याद रखना है विश्व की सबसे बड़ी सफारी पार्क कहां पर स्थापित किया जाएगा? तो हरियाणा में। और राखीगढ़ी जो हड़प्पा सभ्यता का स्थल है, इसे हड़प्पा सभ्यता के सबसे बड़े स्थलों के रूप में विकसित किए जाने की घोषणा की गई है। तो यह कहां स्थापित किया जाएगा? तो यह भी हरियाणा में स्थापित किया जाएगा। आइए इसी क्रम में अगला देखें। हाल ही में चर्चा में रहा ई कुंभ का संबंध किससे है? तो उस दौरान भी हम लोगों ने देखा था कि मित्रों यहां कुंभ इलाहाबाद या प्रयागराज से संबंधित नहीं है, या इंजीनियरिंग की शिक्षा से संबंधित है, या इंजीनियरिंग के क्षेत्र में जो नॉलेज है, जानकारियां हैं, या जो उनसे किताबें हैं, वो किताबें मातृभाषाओं में छपने की या मातृभाषाओं में प्रकाशित करने का प्रारंभ किया गया है। और किसके द्वारा किया गया है? तो राष्ट्रपति महोदया द्वारा इसका उद्घाटन किया गया है। आपको ध्यान रखना है। साथ ही साथ याद करना है कितनी भाषाएं? 12 भाषाओं को अधिसूचित किया गया है। कितनी भाषाओं को? 12 भाषाओं को अधिसूचित किया गया है। आइए अगले प्रश्न को देखें। हाल ही में लॉन्च किया गया फिट इंडिया स्कूल वीक पहल का शुभंकर क्या है? यहां पूछा जा रहा है कि फिट इंडिया वीक जो स्कूल वीक पहल है, इसका शुभंकर क्या है? तो तूफान और तूफानी। कौन? तूफान और तूफानी जो है ये फिट इंडिया स्कूल वीक का पहल है। अगर बात करें फिट इंडिया प्रोग्राम कब प्रारंभ हुआ था? तो 2019 में। कब मित्रों? 2019 में प्रारंभ किया गया था। इसी तरह से आपको कुछ शुभंकर याद रखने हैं। जैसे अगर आपसे पूछा जाए कि खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम का शुभंकर क्या था? तो बीरा। कौन था? बीरा था। अगर आपसे पूछा जाए खेलो इंडिया यूथ गेम का शुभंकर क्या था? तो यह धाकड़ था। अगर आपसे पूछा जाए 36वां राष्ट्रीय खेल, इसका आयोजन गुजरात राज्य में किया गया है, तो इसका शुभंकर क्या था? तो आपको याद रखना है सावज। कौन मित्रों? सावज था। अगर बात करें हाल ही में अंडर 17 महिला फुटबॉल कप का भी आयोजन किया गया था, इसका शुभंकर क्या था? तो ईभा जो है इसका शुभंकर था। और इस ट्रॉफी का विजेता देश स्पेन रहा, उप विजेता कोलंबिया रहा। यह महत्वपूर्ण जानकारियां आपको याद रखना है। आइए इसी क्रम में अगला देखें। हाल ही में चर्चा में रहा कबड्डी विश्व कप का आयोजन अगला कबड्डी विश्व कप का आयोजन कहां किया जाएगा? तो ये वेस्ट मिडलैंड में किया जाएगा। ये कहां से संबंधित है? तो ये इंग्लैंड से संबंधित है। कहां से? इंग्लैंड से संबंधित है। आपको ध्यान रखना है। अब इसी परिप्रेक्ष्य में आपको ध्यान रखना है कि हाल ही में जो 22वां कॉमनवेल्थ गेम जो कि 2022 में इसका कहां आयोजन किया गया था? तो इंग्लैंड के बर्मिंघम में आयोजन किया गया था। भारत पदक तालिका में कहां रहा? तो भारत चौथे स्थान पे रहा। कितने पदक? 61 पदक प्राप्त किए थे। इसमें से 22 जो है ये गोल्ड था, साथ ही साथ 16 जो ये कांस्य था, और आपको ध्यान 16 जो है ये सिल्वर था। और आपको ध्यान रखना है 23 पदक जो है ये कांस्य था। आपको ध्यान रखना है। इसका शुभंकर क्या था? तो कॉमनवेल्थ गेमों का शुभंकर जो है पेरी द बुल था, और ध्येय वाक्य गेम फॉर ऑल था। गेम फॉर ऑल, खेल सभी के लिए, या कॉमनवेल्थ गेमों का क्या था? या ध्येय वाक्य था। इसी क्रम में आपको याद रखना है हाल ही में भारत के किस राज्य में आमूर फाल्कन फेस्टिवल, आप ध्यान रखेंगे कि आमूर फाल्कन फेस्टिवल का आयोजन कहां किया गया? तो मणिपुर में किया गया। कहां किया गया? मणिपुर में किया गया। अब याद रखेंगे कि आमूर का राजधानी के रूप में कौन सा प्रदेश जाना जाता है? तो नागालैंड जो है ये आमूर की राजधानी के नाम से जाना जाता है। आमूर जो ये पक्षी है ये मूलतः चीन के आमूर नदी के तट से चलते हैं और कहां तक जाते हैं? तो ये दक्षिण अमेरिका तक जाते हैं। कहां तक? दक्षिण अमेरिका तक
सफर करते हैं। इसी दौरान ये भारत के मणिपुर, असम और नागालैंड राज्यों में प्रवास करते हैं। इसी कारण ये चर्चा में भी है, आपको जरूर याद रखना है। इसी क्रम में अगला देखें, प्रतिवर्ष विश्व मधुमेह दिवस किस दिवस को मनाया जाता है? तो ये 14 नवंबर को बाल दिवस के साथ साथ विश्व मधुमेह दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। अगर मधुमेह की बात करें तो ये डायबिटीज के नाम से भी जाना जाता है। और अगर हम बात करें कि मधुमेह रोग में किस चीज का इंबैलेंस होता है, तो आपको ध्यान रखना है कि मानव शरीर में इंसुलिन नामक हार्मोन की कमी होती है और ग्लूकोज की वृद्धि होती है। साथ ही साथ अब अगर बात की जाए कि मानव शरीर में इंसुलिन का सिक्रीशन या श्रवण कहां से होता है, तो आपको याद रखना है कि लैंगरहैंस की बीटा सेल जो है, बीटा सेल है, इनसे क्या प्राप्त होता है? इनसे इंसुलिन नामक हार्मोन का श्रवण होता है। अगले प्रश्न के रूप में अगर हम देखें, हाल ही में पैन इंडिया तटीय रक्षा अभ्यास सी विजिल 2022 का कौन सा संस्करण है? तो सबसे पहले ये जाने कि ये सी विजिल किससे संबंधित है? तो तटीय सीमा की सुरक्षा किस नाम से जाना जाता है? तो सी विजिल के नाम से जाना जाता है। यहां पर नौसेना का यह अभ्यास है और जो 26/11 मुंबई अटैक था, इसी के बाद इसे प्रारंभ किया गया है। और यह कब प्रारंभ किया गया है? 2020 में प्रारंभ किया गया है। और यह संस्करण कौन सा है? अब की तीसरी बार यह संस्करण है। इसी क्रम में एक आपको याद रखना है, प्रस्थान। क्या याद रखना है मित्रों? प्रस्थान अभ्यास जो है ये अपतटीय सुरक्षा से संबंधित है। आप कंफ्यूज नहीं होना है आपको, ये दोनों प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो आप ध्यान रखें, सी विजिल जो है ये तटीय सीमा से संबंधित है, जबकि प्रस्थान जो है ये अपतटीय सीमा से संबंधित है। इसी क्रम में कहा जाता है कि भारत की संपूर्ण तटीय सीमा कितने राज्यों से लगती है? तो 9 राज्यों से लगती है। साथ ही साथ टोटल कितने किलोमीटर है? यह भी प्रश्न 1516 किलोमीटर की दूरी जो है यह भारत की संपूर्ण तटीय सीमा की है। कई बार प्रश्न के माध्यम से पूछा गया है। आइए इसी क्रम में अगला देख लें। हाल ही में चर्चा में रहा मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2022 किसे दिए जाने की घोषणा की गई है? अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको जरूर आप नोट डाउन करेंगे। तो यहां देखिए दिया गया है ये शरद कमल को। सबसे पहले खेल जान लें इनका कि ये किस खेल से संबंधित है। तो ये इनका खेल जो है ये टेबल टेनिस। क्या है मित्रों? टेबल टेनिस से संबंधित है। और अगर आप याद कर पा रहे हो दोस्तों, तो हम लोगों ने इनके बारे में खूब पढ़ा है कॉमनवेल्थ गेमों के दौरान। अगर आपसे बात की जाए कि कॉमनवेल्थ गेम जो 22वां संस्करण का आयोजन किया गया था, इसमें सर्वाधिक स्वर्ण पदक जीतने वाले भारत के एकमात्र खिलाड़ी कौन रहे हैं? तो 3 स्वर्ण पदक भारत के लिए जीतने वाले खिलाड़ी कौन रहे हैं? शरद कमल रहे हैं। इनका खेल क्या है? टेबल टेनिस है। अगर हम बात करें मेजर ध्यानचंद खेल पुरस्कारों के मित्रों, तो यह प्रारंभ कब होता है? 1991 ईस्वी में दिया जाना प्रारंभ होता है। और सबसे पहला खेल रत्न पुरस्कार किसे दिया जाता है? तो आपको याद रखना है विश्वनाथन आनंद जी को दिया जाता है, जो कि भारत के पहले ग्रैंड मास्टर पुरुष वर्ग के रूप में। साथ ही महिला के रूप में अगर बात की जाए तो विजय लक्ष्मी रही हैं। इनको पहला जो खेल रत्न पुरस्कार दिया गया था। अब पहला प्रश्न यह भी पूछा जा सकता है कि उस दौरान इस खेल रत्न पुरस्कार को किस नाम से जाना जाता था? तो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के नाम से पहले जाना जाता था। और हाल ही में इसका नाम परिवर्तित करके मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार किया गया है। यह कब? 14 नवंबर को इसकी घोषणा की गई है। और इसे प्रदान कब किया जाएगा? तो 30 नवंबर को इसे राष्ट्रपति महोदय द्वारा प्रदान किया जाएगा। इसमें इनामी राशि कितनी होगी? तो इनामी राशि जो है ये 25 लाख रुपए की होगी। आपको ध्यान रखना है। आइए इसी क्रम में अगला देख लें। हाल ही में वाराणसी और किस राज्य के बीच में दुनिया का सबसे लंबी क्रूज सेवा प्रारंभ होगी? यहां देखिए यह विकल्प जो हमारा दिया गया है डिब्रूगढ़ दिया गया है। और अगर याद कर पा रहे हो तो डिब्रूगढ़ कहां से संबंधित है? असम राज्य से संबंधित है। अगर हम बात करें वाराणसी की मित्रों, तो आपसे विकल्प के रूप में उत्तर प्रदेश और असम ऐसा भी दिया जा सकता है। तो आप ध्यान रखें कि वाराणसी उत्तर प्रदेश से संबंधित है और डिब्रूगढ़ जो है असम से संबंधित है। इसी क्रम में अगर हम बात करें वाराणसी की, तो ये किस नदी के तट पर स्थित है? तो यहां पर गंगा आरती जो है और काशी विश्वनाथ मंदिर, भारत माता मंदिर, रुकजास सेंटर, ये सारे प्रसिद्ध हैं। ये गंगा नदी के तट पर स्थित है। अगर आप याद कर पा रहे हो तो नेशनल वाटरवे संख्या 1
नेशनल वाटरवे संख्या 1 भी किस पर बनाया गया है, तो ये गंगा नदी पर बनाया गया है। और कहां से कहां तक, प्रयागराज, प्रयागराज से हल्दिया, प्रयागराज से हल्दिया। अब प्रयागराज उत्तर प्रदेश, हल्दिया जो है ये पश्चिम बंगाल। और यही अगर हम दूसरा प्रश्न आपका देखें तो असम में जो है यह ब्रह्मपुत्र नदी है। साथ ही साथ आपको ध्यान रखना है कि नेशनल वाटरवे संख्या 2 किस नदी पर बनाया गया है, तो ब्रह्मपुत्र नदी पर बनाया गया है। कहां से, सदिया से ढूबरी तक बनाया गया है, यह भी याद रखना है। अगर हम बात करें, एक प्रश्न महत्वपूर्ण पूछा जाता है, मांजुली नदी द्वीप किस नदी पर बनाया गया है, तो मांजुली नदी द्वीप जो है ये किस पे बनाया गया है, ब्रह्मपुत्र नदी पर बनाया गया है। आइए इसी क्रम में आगे बढ़े, अगला प्रश्न देख लें। अगला है, हाल ही में इस राज्य सरकार ने कावेरी दक्षिण वन्य जीव अभयारण्य को राज्य का 17वां वन्य जीव अभयारण्य अधिसूचित किया है। सही जो है हमारा ये तमिलनाडु है। अब यहां आपको ध्यान रखना है, अगर प्रश्न डायरेक्ट पूछा गया कावेरी दक्षिण वन्य जीव अभयारण्य निम्न में से किस राज्य से संबंधित है, तो वो तमिलनाडु होगा। और तमिलनाडु का ये 17वां वन्य जीव अभयारण्य है। अब अगर हम बात कर लें, यहां हाल ही में चर्चा में रहा है, तो आपको ध्यान रखना है कि भारत का पहला डुगोंग संरक्षण केंद्र कहां स्थापित किया जा रहा है, तो ये तमिलनाडु में। अगर बात करें लोरिस सिलेंडर का अभयारण्य कहां पहला स्थापित किया जा रहा है, तो ये तमिलनाडु राज्य में। अगर हम बात करें T+2 पुरस्कार से हाल ही में किस टाइगर रिजर्व को सम्मानित किया गया है, तो सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व को, जो कि कहां से संबंधित है दोस्तों, यह भी तमिलनाडु राज्य से संबंधित है। इसी क्रम में आपको याद रखना है, देश का 33वां हाथी रिजर्व बनाए जाने की घोषणा की गई है। कहां, उत्तर प्रदेश में बनाया जाएगा और इसका नाम क्या रखा गया है, तराई हाथी रिजर्व। जबकि उत्तर प्रदेश का अगर पूछ लिया जाए दोस्तों, तो यह दूसरा होगा। पहला कौन सा है, शिवालिक हाथी रिजर्व है, और दूसरा क्या है, तराई हाथी रिजर्व है। इसी क्रम में अगर पूछ लिया जाए कि भारत में नवीनतम या 53वां टाइगर रिजर्व के रूप में किसे अधिसूचित किया गया है, तो आप ध्यान रखेंगे उत्तर प्रदेश के रानीपुर टाइगर रिजर्व को भारत के 53वें टाइगर रिजर्व के रूप में अधिसूचित किया गया है, जो कि बुंदेलखंड से संबंधित है। इसी क्रम में अगर हम देखें तो महत्वपूर्ण जानकारी के रूप में आपसे तमिलनाडु से पूछा जा सकता है कि मुख्यमंत्री नाश्ता योजना किस राज्य की पहल है, तो तमिलनाडु राज्य की पहल है। तमिलनाडु राज्य में भारत में जो आज 75 आर्द्र भूमियां हैं, आपसे पूछा जा सकता है कि सर्वाधिक आर्द्र भूमियां भारत के किस राज्य में है, तो 14 आर्द्र भूमियां जो हैं ये तमिलनाडु राज्य में है। और पहले सबसे ज्यादा आर्द्र भूमियां कहां हुआ करती थी, उत्तर प्रदेश में थी, जो कि 10 थी। अब कितना हो गया है, 75 हो गया है, और 14 तमिलनाडु में है, और तमिलनाडु राज्य में सर्वाधिक है। इसी क्रम में अगला देखेंगे, हाल ही में किसे प्रसार भारती का मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया गया है, तो यहां आंसर सही, हमारा आंसर जो है ये गौरव द्विवेदी होगा। अब यहां प्रसार भारती के बारे में देख ले दोस्तों, तो ये किसका संयोजन है, तो आपको याद रखना है आकाशवाणी, साथ ही ऑल इंडिया रेडियो और दूरदर्शन का समायोजन करके प्रसार भारती का निर्माण किया गया। कब, 1997 में। कब, 1997 में। इससे पहले कौन थे, तो मयंक अग्रवाल थे, और मयंक अग्रवाल के स्थान पे किसे, गौरव द्विवेदी को नियुक्त किया गया है। इसका मुख्यालय कहां है, तो नई दिल्ली। कहां, नई दिल्ली में इसका मुख्यालय स्थित है। आइए इसी क्रम में हम लोग आगे बढ़े और अपनी सफलता को सुनिश्चित करें। अगला है, हाल ही में कहां पर IBSA, सबसे पहले इसका नाम, इसका फुल फॉर्म जान लें। तो आई का मतलब यहां होता है इंटरनेशनल, बी से ब्लाइंड है, एस से स्पोर्ट है, ए से एसोसिएशन। इंटरनेशनल ब्लाइंड स्पोर्ट एसोसिएशन नेत्रहीन फुटबॉल महिला एशियाई चैंपियनशिप 2022 का आयोजन कहां किया जाएगा, तो ये कोच्चि में किया जाएगा। कोच्चि कहां से संबंधित है, केरल राज्य से संबंधित है। और जीके के रूप में एक महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा जाता है कि अरब सागर की रानी किसे कहा जाता है, तो कोच्चि को दोस्तों अरब सागर की रानी के नाम से जाना जाता है। और ये किसके द्वारा उद्घाटन इसका किया जाएगा, तो यहाँ के राज्यपाल महोदय हैं, इनका नाम है आरिफ मोहम्मद खान जी हैं, इन्हीं के द्वारा इसका उद्घाटन किया जाना है। अब इसी क्रम में हम यहाँ के मुख्यमंत्री जी को भी ध्यान दें, तो पिनरई विजयन जी जो हैं यहाँ के मुख्यमंत्री के रूप में हैं। यहाँ केरल राज्य की राजधानी क्या है, त्रिवेंद्रपुरम है, और केरल के तट को मालाबार तट
जबकि तमिलनाडु के तट को कौन से तट के नाम से, कोरोमंडल तट के नाम से जाना जाता है। केरल में ही आपको ध्यान रखना है पश्चिमी घाट समाहित है, और आपको याद रखना है भारत में सर्वाधिक जैव विविधता कहां पाई जाती है, तो पश्चिमी घाट में पाई जाती है। इसे शांत घाटी के नाम से, इसे साइलेंट वैली के नाम से भी जाना जाता है। अगले प्रश्न के रूप में देखें, हाल ही में किसने गूगल फॉर डूडल 2022 की प्रतियोगिता को जीता है, तो ये श्लोक मुखर्जी हैं। इन्होंने 25 वर्षों के बाद, कितने 25 वर्षों के बाद यह प्रतियोगिता जीती है। तो आपको जरूर याद रखना है, यहां से प्रश्न बनने की संभावना भी है, तो आप जरूर ध्यान रखेंगे कि गूगल फॉर डूडल 2022 की प्रतियोगिता को किसने जीता है, तो श्लोक मुखर्जी के द्वारा जीता गया है। आइए इसी क्रम में अगला देख लें, हाल ही में भारत के किस राज्य में बंगला महोत्सव का आयोजन किया गया, तो दोस्तों ये राज्य है मेघालय। मेघालय की राजधानी क्या है, शिलांग है। क्या है मित्रों, शिलांग है। अगर आपसे पूछा जाए कि चेरी ब्लॉसम महोत्सव का आयोजन कहां किया जाता है, तो मेघालय की राजधानी शिलांग में किया जाता है। हाल ही में मेघालय में मेघा कयाक नामक फेस्टिवल का भी आयोजन किया गया था। अगर बात किया जाए, यह आयोजन जो है बांग्ला महोत्सव जो है, यह फसल की कटाई से संबंधित है और सूर्य देवता की पूजा से समर्पित है। इसी क्रम में आपको याद रखना है कि मेघालय राज्य जो है, मेघालय राज्य का मासिन राम जो है, यह विश्व में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थल है, जो कि चेरापूंजी जिले में स्थित है। मेघालय से ही आपको याद रखना है कि मेघालय, मणिपुर और त्रिपुरा 3 राज्यों का गठन जो है, यह 1972 ईस्वी में किया गया था, और यह पूर्वोत्तर जो 7 सिस्टर के नाम से जानी जाती हैं, उन राज्यों में भी शामिल है। अगर आपसे पूछा जाए कि वर्तमान में भारत में राजनीतिक दलों की दल कितने हैं, तो राजनीतिक दल जो हैं, ये 8 राजनीतिक दल हैं। और आपका 8वां या नवीनतम राजनीतिक दल कौन सा है, तो पीपल्स पार्टी है, और इसी के जो अध्यक्ष पद के नेता हैं कोनराड संगमा। यहां इनकी सरकार भी है मेघालय में, और यहां के राज्यपाल वीडी मिश्रा जी हैं। यहां पर गारो खासी जयंतिया नामक पहाड़ियां भी हैं, और आपको ध्यान रखना है इन्हीं पहाड़ियों पर गारो खासी जयंतिया नामक जनजातियां भी वास करती हैं। इसी कारण ये चर्चा में भी बने रहते हैं। आइए इसी क्रम में अगला देखें, हाल ही में आरएल कश्यप का निधन हो गया, उनका संबंध किस विधा से है, तो ये गणितज्ञ थे और इनका निधन हो गया। इनसे 2 प्रश्न आप याद रखिए। अगर आपसे कोई पूछे या आपसे प्रश्न कभी पूछा जाए दोस्तों कि चारों वेदों का अनुवाद किसने सबसे पहले भारत में किया था, तो आपको ध्यान रखना है आरएल कश्यप के द्वारा चारों वेदों का अनुवाद किया गया था। इसी क्रम में अगर पूछा जाए चारों वेद कौन से हैं या सबसे पुराना वेद कौन सा है, तो ऋग्वेद सबसे पुराना है। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद, जिसमें वेदत्रयी के नाम से पूछा जाता है कि निम्न में से वेदत्रयी वेद कौन सा नहीं है, तो अथर्ववेद जो है वो वेदत्रयी की श्रेणी में नहीं आता, आपको याद रखना है। आइए इसी क्रम में हम लोग आगे बढ़े और अगला अपना महत्वपूर्ण प्रश्न देखें। हाल ही में राष्ट्रीय जनजाति गौरव दिवस मनाया गया। देखिए यहां पूछा गया है कि राष्ट्रीय जनजाति गौरव दिवस, तो मित्रों यहां सही हमारा जो है ये 15 नवंबर होगा। क्या होगा, 15 नवंबर होगा। इसी 15 नवंबर को दोस्तों अपना झारखंड जो है स्थापना दिवस भी मनाता है। साथ ही साथ ये राष्ट्रीय जनजाति गौरव दिवस जो है पहली बार 2021 में मनाया जाना प्रारंभ किया गया, और ये बिरसा मुंडा जी को समर्पित है। अगर हम बात करें बिरसा मुंडा जी की, तो आपको जरूर याद रखना है इनका जन्म जो है 15 नवंबर 1875 ईस्वी में होता है, जो कि अब वर्तमान में झारखंड के नाम से जाना जाता है। यहां पर इनका जन्म होता है, और 25 वर्ष की अवस्था में इनकी अंग्रेजों के गिरफ्त में जाने के कारण इनका मृत्यु हो जाता है, और यहां पर इनको अन्य कई नामों से जाना जाता है। जैसे प्रश्न पूछा गया है जगत पिता, धरती आपा, उल गुलान के नाम से किसे जाना जाता है, तो ये बिरसा मुंडा जी को जाना जाता है। इसी क्रम में एक विद्रोह है, इनके नाम से ही है, बिरसा मुंडा विद्रोह। कई बार पूछा गया है कि बिरसा मुंडा विद्रोह जो है ये किसके द्वारा किया गया था और कब किया गया था, तो बिरसा मुंडा जी द्वारा ही किया गया था 1899 ईस्वी। कब मित्रों, 1899 ईस्वी में किया गया था। और बिरसा मुंडा जनजाति
के अग्रदूत के नाम से आलोक चक्रवाल ने एक पुस्तक भी लिखी है, यह भी चर्चा में रही, आपको जरूर याद रखना है। जनजातियों के विकास से संबंधित एक योजना है, उसका नाम क्या है दोस्तों? गोल योजना है। क्या है? गोल योजना है। और केंद्रीय जनजाति मंत्री कौन है? तो अर्जुन मुंडा जी जो है केंद्रीय जनजाति मंत्री हैं। आइए इसी क्रम में हम लोग अगला प्रश्न देख लें, अत्यंत महत्वपूर्ण है सूचकांक से। हाल ही में जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक, हाल ही में जलवायु प्रदर्शन सूचकांक 2023 जारी किया गया, इसमें भारत का स्थान क्या है? सबसे पहले ये जाने कि स्थान भारत का तो 8वां है, लेकिन इसका शुरुआत कब से होता है दोस्तों? तो 2005 से होता है। और यह कौन सी संस्था जारी करती है? तो जर्मन वाच संस्था का नाम है, और इसके साथ 2 अन्य संस्थाएं भी हैं, लेकिन प्रश्न आपसे जर्मन वाच से ही पूछा गया है, तो आप जरूर याद रखेंगे कि जर्मन वाच नामक संस्था के द्वारा जलवायु प्रदर्शन सूचकांक जारी किया जाता है। इसमें टोटल देश कितने प्रतिभाग किए थे? तो 63 देशों का प्रतिभाग था, लेकिन इसमें से आपको ध्यान रखना है पहला, दूसरा और तीसरा स्थान किसी देश ने प्राप्त नहीं किया। मतलब इनके जो मानक हैं जलवायु प्रदर्शन सूचकांक के, उस मानकों पर पहले, दूसरे, तीसरे क्रम में कोई देश शामिल नहीं हुआ, या उनकी जो मानक है उस पर खरा नहीं उतरा। इसी क्रम में अगर हम बात करें तो चौथे स्थान पे डेनमार्क है। क्या है? डेनमार्क है। इस हिसाब से अगर देखा जाए तो देशों की सूची में पहले स्थान पे कौन है? डेनमार्क है। दूसरे स्थान पे मित्रों स्वीडन है। कौन है? स्वीडन है। और तीसरे स्थान पे चिली है। कौन है? चिली है। आपको ध्यान रखना है। साथ ही साथ अगर हम बात करें, पहला, दूसरा, तीसरा स्थान खाली हो गया, अब 59 देशों की सूची में यहां पर एक यूरोपीय यूनियन, कौन? यूरोपीय यूनियन देश भी शामिल है, आपको याद रखना है। और यूरोपीय यूनियन देश जो है इसमें 27 देश शामिल हैं। कितने? 27 देश शामिल हैं, आपको ध्यान रखना है। और यूरोपीय यूनियन की राजधानी क्या है? बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स जो है यूरोपीय यूनियन की राजधानी के रूप में है। अब यहां अगर हम बात करें कि इससे पहले भारत का स्थान कितना था, तो भारत का स्थान 10वां था। इंडेक्स से बात हो रही है मित्रों, तो जरूर यहां रिकॉल कर लेना है। अगर आपसे पूछा जाए विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में भारत का स्थान कितना है? 150वां है। अगर पूछा जाए पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक में भारत का स्थान कितना है, तो आपको याद रखना है 180 है। अगर आपसे पूछा जाए विश्व खुशहाली सूचकांक में, तो भारत का स्थान 136 है। ग्लोबल जेंडर गैप में पूछा जाए तो भारत का स्थान 135 है। विश्व शांति सूचकांक पूछी जाए तो आपका यहां पर इसका स्थान जो है 135 है। अगर पूछा जाए HDI ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में भारत का स्थान कितना है, तो 132 है। अगर पूछा जाए सतत विकास में सूचकांक में भारत का स्थान 120वां है। और हाल ही में विश्व भुखमरी सूचकांक जारी हुआ है, इसमें भारत का स्थान 107वां है। अगर पूछा जाए नवाचार सूचकांक में भारत का स्थान कितना है? 40 है। और प्रतिस्पर्धा सूचकांक की बात की जाए तो आपको याद रखना है भारत का स्थान 37वां है। साथ ही साथ भ्रष्टाचार बोध सूचकांक की बात की जाए तो भारत का स्थान 85वां है, आपको याद रखना है। ये सारे महत्वपूर्ण सूचकांक हैं, यकीन मानिए यहां से प्रश्न लगातार बनते हैं। इसी क्रम में अगला हम देखें, हाल ही में चर्चित रिपोर्ट संयुक्त राष्ट्र पॉपुलेशन प्रॉस्पेक्टस रिपोर्ट के आधार पर विश्व की जनसंख्या कब 8 अरब हो जाएगी? यहां ध्यान रखना है, यह 15 नवंबर को बताया गया कि 15 नवंबर 2022 को पूरे विश्व की जनसंख्या जो है दोस्तों ये कितना हो गई है? 8 अरब हो गई है। अगर आप याद कर पा रहे हो दोस्तों, तो हम लोगों ने विश्व जनसंख्या दिवस, विश्व जनसंख्या दिवस के बारे में भी पढ़ा है। कब मनाया जाता है? प्रत्येक वर्ष 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। और 2022 की थीम भी क्या रही है मित्रों? 8 अरब की जनसंख्या जो है ये जनसंख्या दिवस की थीम भी रही है, आपको ध्यान रखना है। इसी रिपोर्ट में कहा गया है कि 2023 तक भारत चीन को पीछे छोड़कर विश्व की सबसे अधिक आबादी वाला देश बन जाएगा, आपको ध्यान रखना है। इसी क्रम में एक प्रश्न और भी याद रखेंगे, ऐसा भी कहा गया है कि 1950 के दशक के बाद, मतलब जो रफ्तार, धीमी रफ्तार 1950 में जनसंख्या वृद्धि का था, उससे भी कम रफ्तार कब है? तो वर्तमान समय में जनसंख्या वृद्धि का रफ्तार जो है 1950 के दशक से भी कम माना गया है। और यह माना गया है कि 2080 तक विश्व की जनसंख्या कितनी हो जाएगी? तो 10.7 अरब जो है ये विश्व की जनसंख्या हो जाएगी,
भी ऐसा अनुमान लगाया गया है। इसी क्रम में हम लोग अगला देख लेते हैं। हाल ही में पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, साथ ही साथ संयुक्त राष्ट्र और संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के द्वारा कौन सा अभियान प्रारंभ किया गया? इन आवर लाइफ टाइम नामक प्रोग्राम प्रारंभ किया गया। और ये कहां से, तो आपको याद रखना है COP27 कहां आयोजन हो रहा है? तो मिस्र के शर्म अल शेख से इसका आयोजन किया जा रहा है। और आपको ध्यान रखना है कि COP26 कहां हुआ था? तो COP26 जो है ये ग्लासगो, जो कि स्कॉटलैंड का शहर है, यहां पर आयोजित किया गया था। अब इसका उद्देश्य क्या है, ये भी रिकॉल कर लें। तो इसका उद्देश्य है मित्रों कि 18 वर्ष से लेकर 23 वर्ष के युवाओं में पर्यावरण के प्रति, ग्रीन हाउस उत्सर्जन के प्रति, साथ ही साथ पर्यावरण जो प्रदूषण है इनके प्रति जागरूकता प्रसारित करना और पर्यावरण की रक्षा कैसे की जा सकती है उसको और तरीके से, प्रभावी तरीके से उनको बताना, समझाना इसका मुख्य उद्देश्य है। या उनके लाइफ स्टाइल में स्वच्छ पर्यावरण के बारे में जानकारियों को प्रेषित करना इसका मुख्य उद्देश्य है। इसी परिप्रेक्ष्य में गुजरात राज्य में हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा लाइफ प्रोग्राम का भी शुभारंभ किया गया था। इसका उद्देश्य भी यही था कि युवाओं में पर्यावरण के प्रति लाइफ स्टाइल जो है वो परिवर्तित करना या उनमें चेंजिंग लाना पर्यावरण के अनुकूल। आइए इसी क्रम में हम लोग अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला है, हाल ही में भारतीय ओलंपिक एथलीट आयोग के रूप में कितने खिलाड़ियों को सदस्य के रूप में चुना गया है? तो यह भी प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है और यहां पर आपको ध्यान देना है 10 खिलाड़ी जो हैं ये चुने गए हैं। अब कुछ खिलाड़ी हैं जो कि आपको याद रखना है। अगर आपको सारे खिलाड़ियों को नाम के बारे में पता करना है तो प्लेलिस्ट में वीडियो पड़ी हुई है, वहां पर आप वीडियो के अनुसार देख लेंगे। वहां इससे अतिरिक्त अन्य सारी महत्वपूर्ण जानकारियां आपको मिल जाएंगी, लेकिन समय कम होने के कारण यहां कुछ महत्वपूर्ण खिलाड़ियों के नाम हम आपके सामने बता रहे हैं। जैसे आपको याद रखना है मीराबाई चानू, साथ ही साथ आपको याद रखना है पीवी सिंधु, साथ ही साथ शरद कमल, और आपको याद रखना है गगन नारंग, साथ ही साथ अभिनव बिंद्रा और सरदार सिंह। ये कुछ नाम हैं, लेकिन 10 खिलाड़ियों को शामिल किया गया है। और आपको ध्यान ही 2 नाम और याद रख लेना है कि अभिनव बिंद्रा और सरदार सिंह, अभिनव बिंद्रा शूटिंग से संबंधित है और सरदार सिंह हॉकी से संबंधित है। इन दोनों लोगों को अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक संघ में शामिल किया गया है सदस्य के रूप में। तो यह भी बहुत गौरव की बात है। इसको भी यहां से भी प्रश्न पूछे जाने की संभावना है। और यहां पर मीराबाई चानू याद रखना है वेट लिफ्टिंग से है, पीवी सिंधु की बात करें तो बैडमिंटन से है, शरद कमल की बात करें तो आप टेबल टेनिस से हैं, गगन नारंग की बात करें तो ये शूटिंग से हैं, और अभिनव बिंद्रा जो हैं ये भी शूटिंग से हैं, और सरदार सिंह की बात करें तो हॉकी से हैं। इन खिलाड़ियों को इसमें शामिल किया गया है। इसी क्रम में अगला है, हाल ही में अंडर 19 पुरुष T20 विश्व कप 2024 का मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो ये श्रीलंका करेगा। कौन करेगा? श्रीलंका पुरुष का करेगा। और अगर महिला का पूछा जाए मित्रों तो आप जरूर याद रखें कि दक्षिण अफ्रीका, पहली बार दक्षिण अफ्रीका में इसका आयोजन किया जा रहा है, तो इस कारण यह चर्चा में भी रहा है, आप जरूर याद रखेंगे। इसी क्रम में मित्रों विगत प्रश्न के माध्यम से वहां पर हम रिकॉल नहीं कर पा रहे थे, तो आपको जरूर उस प्रश्न को भी हाईलाइट कर लेना है कि पहली बार कबड्डी विश्व कप का फाइनल एशिया के बाहर हो रहा है, एशिया के बाहर इंग्लैंड में हो रहा है। इसी कारण यह भी चर्चा में रहा है, तो आप जरूर उसको भी याद रखेंगे। आइए इसी क्रम में अगला हम महत्वपूर्ण प्रश्न देखें। हाल ही में चर्चा में रहा अंतरराष्ट्रीय गीता महोत्सव का आयोजन कहां किया जाएगा? तो यह देखिए, यहां आयोजन जो है यह हरियाणा में किया जाएगा, हरियाणा के कुरुक्षेत्र में। कहां मित्रों? कुरुक्षेत्र में किया जाएगा। अगर हम बात करें कि गीता महोत्सव का आयोजन कब से किया जा रहा है, तो 1989 ईस्वी से किया जा रहा है। कभी कभी प्रश्न पूछा जाता है कि गीता का या गीता के रचनाकार कौन है? तो वेद व्यास जी जो हैं वो गीता के रचनाकार हैं। इसमें अध्याय कितने हैं? इसमें 18 अध्याय हैं। अगर हम बात करें यहाँ हरियाणा से, तो आपको जरूर याद रख लेना है हरियाणा में 35वां सूरज कुंड मेले का आयोजन किया गया था। साथ ही साथ आपको याद रखना है हाल ही में हरियाणा में अनुकृति योजना और चिराग योजना का संबंध किस राज्य से है? तो ये हरियाणा राज्य से संबंधित है। अगले प्रश्न के रूप में देखें, हाल ही में ऑस्ट्रेलियन ऑफ द ईयर अवार्ड से किस भारतीय मूल के व्यक्ति को प्रदान किया गया है? तो इनका नाम है अमर सिंह।
क्या नाम है? अमर सिंह। इन्होंने ऑस्ट्रेलिया में सूखा के जो क्षेत्र हैं, सूखाग्रस्त क्षेत्र, साथ ही साथ बाढ़ वाले क्षेत्र और जंगलों में आग के दौरान में इन्हें जनता की या वहां पर पर्यावरण के परिप्रेक्ष्य में बहुत सारा योगदान दिया है। इसी के परिप्रेक्ष्य में इनको यह पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अब ऑस्ट्रेलिया से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं जो कि बार बार पूछे जाते हैं। अगर बात की जाए आपसे दोस्तों कि ऑस्ट्रेलिया को प्यासी भूमि का देश, कंगारुओं का देश या गोल्डन प्लीस के नाम से जाना जाता है। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी क्या है? कैनबरा है। और आपको याद रखना है कॉमनवेल्थ गेमों का 23वां संस्करण जो कि 2026 में आयोजित किया जाना है वह ऑस्ट्रेलिया में आयोजित किया जाएगा। अगर आपसे पूछा जाए कि प्रवाल से बना हुआ सबसे बड़ी जो रीफ है वो किस देश में स्थित है और उसका नाम क्या है, तो ग्रेट बैरियर रीफ है और वो ऑस्ट्रेलिया में स्थित है और सर्वोच्च चोटी माउंट कोसिस्को है। कुलगार्डी और कारगुर्डी जो कि सोने की खदानें हैं, ये किस देश में है और प्रसिद्ध हैं, तो ऑस्ट्रेलिया से संबंधित हैं। अरल झील जो है ये ऑस्ट्रेलिया का न्यूनतम बिंदु है। साथ ही साथ विक्टोरिया मरुस्थल जो है ये किस देश से संबंधित हो, तो ऑस्ट्रेलिया से संबंधित है। ये कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां हैं और आप इन्हें जरूर याद रखेंगे। साथ ही साथ अगले प्रश्न को हम देखें तो अगला प्रश्न हमारा है, हाल ही में G20 शिखर सम्मेलन का आयोजन किस देश में किया जा रहा है, तो इंडोनेशिया के बाली में। कहां दोस्तों? इंडोनेशिया के बाली में किया जा रहा है। अब यहां पर ध्यान देना है कि यह 2022 का है। क्या है? 2022 का है। अब इससे पहले 2021 का कहां किया गया था, तो इटली में किया गया था। कहां किया गया था? इटली में किया गया था। इटली की राजधानी क्या है? रोम है। क्या है दोस्तों? रोम है। और रोम किस नदी के तट पर स्थित है? टाइबर। कौन? टाइबर नदी के तट पर स्थित है। इसी क्रम में याद रखें इंडोनेशिया की राजधानी क्या है, तो नवीनतम राजधानी नंसुनतारा है। इससे पहले काली मंथन हुआ करता था। साथ ही साथ उससे पहले जकार्ता भी इंडोनेशिया की राजधानी के रूप में थी। इंडोनेशिया की राष्ट्रपति कौन है वर्तमान में, तो जोको विडोडो। जोको विडोडो जो है वर्तमान में राष्ट्रपति कौन है इंडोनेशिया के। अब यहां हम बात करें 21 का इटली में हुआ था, 22 का इंडोनेशिया में हुआ और 23 का अत्यंत महत्वपूर्ण है, आपको ध्यान रखना है पहली बार भारत में इसका आयोजन किया जाएगा। कहां? जम्मू कश्मीर। कहां? जम्मू कश्मीर में इसका आयोजन किया जाए। अगर बात करें इसके शेरपा किसे नियुक्त किया गया है, तो अभिताभ कांत जी को इनका शेरपा नियुक्त किया गया है। अगले प्रश्न को देखें, हाल ही में स्लोवेनिया की पहली महिला राष्ट्रपति के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, तो नताशा फिरक मुसर। कौन है? नाम जरूर याद रखें, नताशा फिरक मुसर जो है ये स्लोवेनिया की पहली महिला राष्ट्रपति के रूप में चुनी गई है। स्लोवेनिया की राजधानी क्या है, तो आप याद रखेंगे लुज़्बलजाना जो है स्लोवेनिया की राजधानी है और यूरोप महाद्वीप का देश है। यूरोप महाद्वीप का देश है। इसी क्रम में आप याद रखेंगे इटली। क्या याद रखेंगे? इटली की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन नियुक्त की गई हैं, तो आपको याद रखना है इटली की जॉर्जिया मेलोनी को इटली का महिला प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है और ये पहली हैं। अगर बात करें हंगरी की दोस्तों, जिसकी राजधानी क्या है? बुडापेस्ट, यहां के राष्ट्रपति महिला राष्ट्रपति नियुक्त की गई हैं, तो कौन? कैटलीन नोवाक। कौन? कैटलीन नोवाक को नियुक्त किया गया है। साथ ही साथ अगर हम ध्यान दें तो हाल ही में जर्मनी के नए प्रधानमंत्री नियुक्त किए गए हैं, भारतीय हैं, तो आपको ध्यान रखना है कौन है? ऋषि सुनक। कौन है? ऋषि सुनक हैं, आपको ध्यान रखना है। आप ये कौन से क्रम के होंगे? 57वें होंगे। और इससे पहले कौन थी और उनका कार्यकाल आज तक के कार्यकाल में सबसे कम रहा 45 दिन का, तो लीज ट्रेस रही। साथ ही साथ आपको याद रखना है इजराइल में हाल ही में चुनाव हुआ है, तो अगले प्रधानमंत्री के रूप में कौन शपथ लेंगे, तो आपको याद रखना है बेंजामिन नेतन्याहू जो हैं इजराइल के अगले प्रधानमंत्री के रूप में शपथ लेंगे। वर्तमान में कौन है? यार लैपिड जो हैं यहां के इजराइल के वर्तमान में प्रधानमंत्री के रूप में हैं। इसी क्रम में हम आगे बढ़े, अगला देख लें। हाल ही में राष्ट्रीय प्रेस दिवस कब मनाया गया, तो 16 नवंबर को मित्रों प्रेस दिवस मनाया जाता है, राष्ट्रीय प्रेस दिवस मनाया जाता है। इसी परिप्रेक्ष्य में जाने कि भारतीय प्रेस परिषद जो है इसकी स्थापना कब होती है, तो अधिनियम 1965 के द्वारा 1966 में होती है। और इसका कार्य क्या होता है, तो समाचार पत्रों का मानक निर्धारण करना,
और साथ ही साथ जो मीडिया है इसके जो तमाम सारे अंग हैं उनको जो है सुव्यवस्थित करना इसका मुख्य कार्य है। अगर बात करें वर्तमान में इसके प्रमुख कौन है तो रंजना प्रकाश देसाई इसके प्रमुख हैं। और यह कितने सदस्यों की टीम होती है तो 28 सदस्य और एक अध्यक्ष। यहां नियुक्ति के परिप्रेक्ष्य में आपको याद रखना है अध्यक्ष की नियुक्ति में लोकसभा के अध्यक्ष भाग लेते हैं और राज्यसभा के सभापति यानी उपराष्ट्रपति भाग लेते हैं। साथ ही साथ 28 मेंबर ये जो हैं ये भी भाग लेते हैं। इसी क्रम में आपको याद रखना है कि विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में भारत का स्थान कितना है तो 150वां है। और जो आपका प्रेस है इसे देश का चौथा स्तंभ के नाम से भी जाना जाता है। ऐसा प्रश्न भी पूछा गया है कि देश के चौथे स्तंभ के रूप में किसे जाना जाता है तो मीडिया को या प्रेस को देश के चौथे स्तंभ के रूप में भी जाना जाता है। इसी क्रम में अगला देख लें, हाल ही में किस राज्य में पंचायत अधिसूचित विस्तार अधिनियम लागू किया गया। अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न है पंचायतों के परिप्रेक्ष्य में, तो आप जरूर याद रखेंगे यह मध्य प्रदेश में प्रारंभ किया गया। और अभी तक भारत में पंचायत अधिसूचित विस्तार वाले राज्य कितने हैं दोस्तों, टोटल 10 हैं। और ये कहां से किया जाएगा तो शहडोल से किया जाएगा। किसके द्वारा किया जाएगा तो आप जरूर याद रखें राष्ट्रपति महोदया द्वारा, राष्ट्रपति महोदया द्वारा इसका जो है शुभारंभ किया जाएगा। अगर हम बात करें पंचायतों की मित्रों तो यहां से तमाम सारे प्रश्न बने हैं, आपको जरूर याद रखना है। अगर बात करें पंचायतों का गठन किस अनुच्छेद में है तो अनुच्छेद 40 में है। और कहां से संबंधित है तो ये राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत से संबंधित है। अगर बात करें 73वां संविधान संशोधन 1992 कब 1992 के द्वारा पंचायतों को गठन किया गया। और कौन से भाग जोड़े गए, भाग 9। कौन मित्रों, भाग 9 जोड़ा गया। और अनुसूची 11, कौन, अनुसूची 11 जोड़ी गई। अगर बात की जाए कि इसमें कितने विषय हैं तो 29 विषय हैं। कितने विषय हैं, 29 विषय हैं। और इसे कब लागू किया गया तो आपको याद रखना है 24 अप्रैल 1993 को लागू किया गया। और पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है, प्रत्येक वर्ष 24 अप्रैल को मनाया जाता है। आपसे प्रश्न ऐसा भी पूछा गया है भारत में सबसे पहले पंचायती राज व्यवस्था कहां लागू होती है तो 2 अक्टूबर 1959 ईस्वी में राजस्थान के नागौर से लागू होता है। और दूसरा कौन सा राज्य होता है, दूसरा आंध्र प्रदेश। कौन सा, आंध्र प्रदेश है। आपसे पूछा जाता है कि द्विस्तरीय पंचायत व्यवस्था, त्रिस्तरीय पंचायत व्यवस्था किसके द्वारा प्रारंभ किया गया था तो आप याद रखें त्रिस्तरीय पंचायत व्यवस्था बलवंत राय मेहता के द्वारा लागू किया गया था 1957 में। साथ ही साथ अगर द्विस्तरीय की बात की जाए तो अशोक मेहता के द्वारा 1977 में। इसी संबंध में एल सिंघवी की है। साथ ही साथ आपको ध्यान रखना है अन्य पीके थुंगन समिति की भी है। तो आपको याद रखना है पंचायतों से संबंधित ये तमाम सारे संशोधन है, आपको याद रखना है। इसी क्रम में 74वां संविधान संशोधन भी याद रखना है। यह किससे संबंधित है, नगर पालिका से संबंधित है 74वां संविधान संशोधन 74वां। और यहां पर अनुसूची कौन सी जोड़ी गई तो आपको ध्यान रखना है 12वीं अनुसूची जो है ये नगर पालिका से संबंधित है। आइए इसी क्रम में अगला देख लें, हाल ही में चर्चा में रहा डिजिटल शक्ति अभियान 4.0 किस संस्थान द्वारा प्रारंभ किया गया तो राष्ट्रीय महिला आयोग द्वारा प्रारंभ किया गया। इसका गठन किस अधिनियम के द्वारा होता है तो अधिनियम 1990 के द्वारा। अगर बात करें राष्ट्रीय महिला आयोग की पहली महिला अध्यक्षा किसे नियुक्त किया गया था तो जयंती पटनायक जी को नियुक्त किया गया था। और हाल ही में इनका मृत्यु भी हो गया है, आपको ध्यान रखना है। और वर्तमान में कौन है तो आपको ध्यान रखना है वर्तमान में रेखा शर्मा जी जो है ये वर्तमान में राष्ट्रीय महिला आयोग की प्रमुख हैं। अगर हम बात करें डिजिटल शक्ति अभियान का उद्देश्य क्या है तो डिजिटली रूप से महिलाओं को मजबूत बनाना या इनको मजबूती प्रदान करना इसका मुख्य उद्देश्य के रूप में है। महिला और बाल विकास मंत्री कौन है केंद्र की तो आपको याद रखना है स्मृति ईरानी जी। साथ ही साथ इन्हें अतिरिक्त प्रभार दिया गया है अल्पसंख्यक मंत्रालय का, यह भी याद रखना है। इसी क्रम में अगला है हाल ही में किस देश के द्वारा
अंतरिक्ष में आर्टेमिस फर्स्ट मिशन का प्रारंभ किया गया? तो यह अमेरिका की अंतरिक्ष एजेंसी है जिसका नाम क्या है मित्रों? नासा है। क्या नाम है? नासा है। और अगर हम बात करें इसकी स्थापना 1969 ईस्वी में होती है। कब? 1969 ईस्वी में होती है। और आर्टेमिस मिशन जो है ये चंद्रमा मिशन है और मनुष्य को दोबारा ले जाने के लिए यह प्रयोग किया गया है। और इसके लिए आपको याद रखना ओरियन अंतरिक्ष का प्रयोग किया गया। इसमें क्रायोजेनिक ईंधन का उपयोग किया गया है। अगर बात करें कि चंद्रमा पर मनुष्य सबसे पहले किसके द्वारा या किस देश के द्वारा और किस अंतरिक्ष एजेंसी के द्वारा भेजा गया था? तो नासा के द्वारा ही भेजा गया था और मिशन का नाम था अपोलो मिशन। कौन मिशन? अपोलो मिशन, जो कि 1969 ईस्वी में भेजा गया था और नासा के द्वारा भेजा गया था। और पहले व्यक्ति कौन थे? तो आपको याद रखना है नील आर्मस्ट्रांग जो थे ये चंद्रमा पर उतरने वाले पहले व्यक्ति के रूप में थे। लेकिन अगर यही प्रश्न पूछ लिया जाए अंतरिक्ष में उतरने वाले पहले व्यक्ति कौन थे, तो वो रूस के थे यूरी गागरिन। और भारत के परिप्रेक्ष्य में अगर हम देखें तो आपको याद रखना है 1984 ईस्वी में राकेश शर्मा अंतरिक्ष में उतरने वाले पहले भारतीय के रूप में थे। यहां से कुछ महत्वपूर्ण जानकारी याद रखना है। जैसे अगर हम बात करें इसरो के बारे में मित्रों, तो इसरो का गठन कब हुआ था? 15 अगस्त 1969 ईस्वी में किया गया था। और पहले अध्यक्ष किसके कौन थे? तो आपको याद रखना है विक्रम साराभाई। और अंतरिक्ष विज्ञान के जनक के रूप में किसे जाना जाता, किस भारतीय को जाना जाता है? तो विक्रम साराभाई को जाना जाता है। और वर्तमान में इसके प्रमुख कौन है? तो डॉक्टर शोभनाथ। कौन है? डॉक्टर शोभनाथ जी जो हैं वर्तमान में इसके प्रमुख के रूप में हैं। और इसरो के द्वारा हाल ही में विक्रम यस नाम का भारत का स्वदेशी रॉकेट का भी इजाद किया गया है। यह भी चर्चा में खूब है, आप जरूर ध्यान रखेंगे। इसी क्रम में SSLV स्मॉल सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल किसकी पहल है? तो इसरो की पहल है। अगर बात कर ले DRDO की तो डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन इसका फुल फॉर्म है। और अगर हम बात करें यहां इसकी स्थापना 1 जनवरी 1958 में होता है। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है और आपको याद रखना है गृह मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। और यहां वर्तमान में इसके नए प्रमुख नियुक्त किए गए हैं डॉक्टर समीर कामत। ये महत्वपूर्ण जानकारियां हैं, आप इनको जरूर रिलेट रखेंगे। और यकीन मानिए ये सारे प्रश्न कहीं ना कहीं लगातार परीक्षाओं में बने हुए हैं। अगला है हाल ही में चर्चा में रहा सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2022 से किसे सम्मानित किया गया? तो कार्लोस सोरा को सम्मानित किए जाने की घोषणा की गई है। यह कब प्रदान किया जाएगा? तो 53वां अंतरराष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार का आयोजन किया जाएगा। कहां? गोवा में किया जाएगा और इसी नवंबर माह के अंतिम सप्ताह में किया जाना है। यहीं पे इनको इसका पुरस्कार दिया जाएगा। अगर हम बात करें सत्यजीत रे से तो इनकी एक प्रमुख पिक्चर है जिसका निर्देशन इन्होंने किया था पांथेर पांचाली। और हाल ही में इसे अभी तक की हिंदी सिनेमा के जगत में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार भी दिया गया है। अगर बात करें सत्यजीत रे जी के बारे में तो आपको ध्यान रखना है इनको भारत रत्न से कब सम्मानित किया गया था? तो 1992 ईस्वी में सम्मानित किया गया था। इसी क्रम में आपको याद रखना है 67वां फिल्म फेयर पुरस्कार की भी घोषणा की गई है। और याद रखिए 2020 के लिए किया गया है। तो इसके बेस्ट फिल्म के अभिनेता के रूप में रणवीर सिंह 83 के लिए और कीर्ति सेनन मिमी के लिए चुना गया है। और बेस्ट फिल्म कौन सी रही है? तो शेरशाह जो है या बेस्ट फिल्म के रूप में रही है। 68वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार की भी घोषणा किया गया था। तो आपको याद रखना है इसमें बेस्ट एक्टर के रूप में अजय देवगन तानाजी एंड संगवारियर के लिए और सूर्या सोरारई पुट्रू के लिए। जबकि महिला के रूप में आपको ध्यान रखना है अभिनेत्री के रूप में अपर्णा बालमुरली को चुना गया था। वो भी फिल्म क्या थी? सोरारई पुट्रू। अगर बात करें यहां ऑस्कर अवार्ड की जो कि 94वां था, इसका आयोजन कहां किया जाता है? लॉस एंजल्स में किया जाता है। और बेस्ट फिल्म कौन रहा? कोडा रहा। इसी तरह बाफ्टा में बात करें बेस्ट फिल्म कौन रहा? तो द पावर ऑफ द डॉग रहा। अगर बात करें कांस फिल्म समारोह में तो बेस्ट फिल्म कौन रहा? द पावर ऑफ द डॉग रहा। यकीनन ये प्रश्न सारे आपकी सफलता में मददगार साबित होंगे। अगला रहा आपका हाल ही में चर्चा में रहा ग्लोबल शील्ड योजना का संबंध किसके द्वारा है? तो यह G7 देशों की पहल है। आपको ध्यान रखना है। सबसे पहले ये जाने कि ग्लोबल शील्ड है क्या। तो यहां से आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है
तो आप ध्यान रखें कि जितनी भी प्राकृतिक आपदाएं आती हैं और उससे जनहानि होता है, उससे निपटने के लिए G7 देशों की पहल है या वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए एक योजना प्रारंभ की गई है जिसका नाम क्या रखा गया है, शील्ड योजना रखा गया है। यह प्राकृतिक आपदाओं से संबंधित है और G7 देशों में आपको याद रखना है कि इसकी बैठक हाल ही में बुलाई गई थी। कहां बुलाई गई थी? जर्मनी में बुलाई गई थी और इसमें भारत सदस्य देश के रूप में शामिल नहीं है। आइए इसी क्रम में अगला देख लें। हाल ही में किस संस्थान के पूर्णकालिक सदस्य के रूप में डॉक्टर अरविंद विरमानी को नियुक्त किया गया है? तो अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न है। यह नीति आयोग है, यही आपको याद रखना है। इसका फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया जो है इसका फुल फॉर्म है और इसका गठन कब किया जाता है? तो 1 जनवरी 2015 को इसका गठन किया जाता है। साथ ही साथ अगर हम बात करें इसके अध्यक्ष कौन होते हैं? तो प्रधानमंत्री होते हैं और वर्तमान में उपाध्यक्ष के रूप में कौन है? तो डॉक्टर सुमन बेरी हैं और सीईओ के रूप में परमेश्वरन अय्यर हैं। अगर हम बात करें यहां से तो ये जो 4 सदस्य हैं कौन है? तो वीके सारस्वत हैं, साथ ही साथ वीके पाल हैं और रमेश चंद्र हैं और चौथे पूर्णकालिक सदस्य के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो आप याद रखेंगे अरविंद विरमानी जी को नियुक्त किया गया है। अगला है, हाल ही में चर्चा में रहा उत्तराखंड ने अपना उच्च न्यायालय को कहां स्थानांतरित किया है? तो पहले नैनीताल था, अब कहां पर स्थापित किया गया है? तो यह हल्द्वानी में स्थापित किया गया है, आपको याद रखना है। अब अगर बात करें उच्च न्यायालय की तो आपको ध्यान रखना है उच्च न्यायालय से प्रश्न पूछा जाता है। हाल ही में भारत के 50वें मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किए गए हैं, तो आपको ध्यान रखना है इनका नाम क्या है? तो डी.वाई. चंद्रचूड़ का क्या नाम है? डी.वाई. चंद्रचूड़ जो हैं ये भारत के 50वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किए गए हैं। 49वें कौन थे? तो आपको याद रखना है यू ललित जी जो हैं ये 49वें मुख्य न्यायाधीश थे भारत के, आपको याद रखना है। किस अनुच्छेद में मुख्य न्यायाधीश का वर्णन है? तो आपको याद रखना है अनुच्छेद 124 में वर्णित है। भारत के पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो आपको याद रखना है जे हीरालाल कानिया जी भारत के पहले मुख्य न्यायाधीश के रूप में थे और अभी तक भारत के मुख्य न्यायाधीश के रूप में कोई महिला नहीं पहुंच पाई है, आपको ध्यान रखना है। वर्तमान में जो न्यायाधीशों की संख्या है वो कितनी है? तो आपको याद रखना है 33+1। कितना? 33+1 की है, जिसमें महिलाओं की संख्या कितनी है? महिलाओं की संख्या 4 है। इसी क्रम में आपको ध्यान रखना है भारत में उच्च न्यायालय की स्थापना या भारत में उच्च न्यायालय कितने हैं? तो भारत में उच्च न्यायालयों की संख्या जो है ये कितनी है? ये 25 है और नवीनतम कौन है? तो अमरावती है। आपको ध्यान रखना है यहां उच्च न्यायालय जो है ये अमरावती में बनाया जा रहा है, जो कि किसकी राजधानी है? आपको आंध्र प्रदेश की नवीनतम राजधानी अमरावती है। आपको याद रखना है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट रिट जारी करता है, 5 तरह की रिट जारी करता है। यह किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो अनुच्छेद 32 में। जबकि अगर हम बात करें हाई कोर्ट रिट जारी करता है, यह किस अनुच्छेद में वर्णित है? 226 में वर्णित है। सुप्रीम कोर्ट जो है 5 तरह की रिट जारी करता है और यह आपको ध्यान रखना है, जबकि हाई कोर्ट जो है यह 226 अनुच्छेद में रिट जारी करता है। इसी परिप्रेक्ष्य में ये सारी जानकारियां हैं, आपको जरूर याद रखना है। आइए अगले प्रश्न को देखें। हाल ही में किस राज्य में अंतरराष्ट्रीय पर्यटन मार्ट प्रारंभ किया गया? तो ये मिजोरम होगा और मिजोरम की राजधानी क्या है? आइजोल। क्या है? आइजोल जो है यहां की राजधानी है और ये पहली बार मिजोरम में इसका आयोजन किया जा रहा है। इसका उद्देश्य क्या होता है? तो वहां की संस्कृतियों को बढ़ावा देना, साथ ही साथ पर्यटन को बढ़ावा देना, इस तरह के कार्यक्रमों का मुख्य उद्देश्य होता है। इसी क्रम में लास्ट प्रश्न है, अब्बास मुतस्सिर का निधन हो गया, इनका संबंध किस विधा से रहा है? तो बास्केटबॉल के खिलाड़ी रहे हैं और भारत के बास्केटबॉल के क्षेत्र में अर्जुन पुरस्कार प्राप्तकर्ता के रूप में पहले खिलाड़ी कौन रहे हैं? तो आपको याद रखना है अब्बास मुतस्सिर। हाल ही में निधन किसका हुआ है? श्याम शरण नेगी जी का निधन हुआ है 106 वर्षों में। ये भारत के पहले मतदाता के रूप में थे। हाल ही में साइरस मिस्त्री का निधन हुआ है और ये टाटा समूह के सीईओ के रूप में रहे हैं। अगर हम बात करें हाल ही में, आपको याद रखना है शिंजो आबे का मृत्यु हुआ है। साथ ही साथ आपको याद रखना है
राकेश झुंझुनवाला का मृत्यु हुआ है। इन सारे जो निधन से महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं ये सारे आपको याद रखने हैं। इसी क्रम में ये आज की जो रिवीजन का सीरीज है यहीं पे समाप्त हो रहा है। और दो शब्द देखिए आपके लिए पुनः दिया गया है, जो सब्र के साथ इंतजार करना जानते हैं उनके पास हर चीज किसी ना किसी तरीके से पहुंच जाती है। मतलब आप असफलताओं से नहीं घबराए और निरंतर प्रयास करते रहे, और आप जब सफल होंगे तो वो सारी खुशी आपको मिलेगी जिसके आप हकदार थे। यकीन मानिए आप सफल होके ही रहेंगे। आप अपना और अपने परिवार का खूब ढेर सारा ध्यान रखें। जय हिंद, जय भारत।